यहां पर अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सॉलिड स्टेट चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से प्लीज ध्यान से सुन लेना मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से, है ना, और दिमाग में रखना, इसमें आपको फालतू की मेहनत नहीं करनी इस चैप्टर में। इस चैप्टर के थियरी पे कोई ज्यादा फोकस नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। सॉलिड स्टेट चैप्टर में से आपके एमएचटी सीईटी लेवल पे बच्चों थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको बहुत हार्डली, बहुत रेयरली कोई तो मिलेंगे आपको, ठीक है। ज्यादातर इस चैप्टर में से आपको कौन से क्वेश्चंस आएंगे, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड या डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एक तो पहली बात। दूसरा, थोड़े बहुत एग्जांपल्स, इसमें कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कौन से अमॉर्फस होते हैं, उसके ऊपर आपके बेसिक एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। फंडा अपन सेम यूज करेंगे जो अपन हमेशा करते हैं। पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट एक दो बता दूंगा, उसके बाद मेजॉरिटी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर फॉर ऑल? यस, चलो अब ये फॉर्मूला शीट मुझे चाहिए सारे बच्चे प्रॉपर्ली लिखे। पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर के 4 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको पता होने चाहिए, सिर्फ ये 4 सेट ऑफ फॉर्मूले, दैट्स इट। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस 4 फॉर्मूले से मिल जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये बचपन से पढ़ रहे हो, सबको आता है। डेंसिटी का क्या है? सिंबल इज रो। डेंसिटी और डी भी लिख सकते हो, रो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स। ये भी मैंने आपको बेसिक फर्स्ट चैप्टर में ही करा दिया ऑलरेडी। क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज W by M, ठीक है ना। थर्ड, दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। ये थर्ड वाला जो है ना, ये इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला है। क्या होता है, कई बार आप लोग को फॉर्मूला याद रहता है बट उसके टर्म्स भूल जाते हो, तो ये टर्म्स पे फोकस करना ध्यान से बच्चों। फॉर्मूला क्या बोलता है? D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब NA। क्या है फॉर्मूला? D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब NA। I hope everybody is able to see it clearly on your screen. Tell me yes or no. Yes. Now in this formula ध्यान से सुनना जरा, और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जो D है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? D is density, Z is number of particles, M कैपिटल M is what? मोलर मास। देखो आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, यहां पर भी कैपिटल M क्या है? मोलर मास है। यहां पर भी आपको दिख रहा है ऑब्वियसली क्या है? मोलर मास है। आई होप ये देख पा रहे हैं सब लोग। यस। A क्या है आपका? एज लेंथ ऑफ क्यूब है। क्या है A? एज लेंथ ऑफ क्यूब। और Na ऑफ कोर्स है क्या आपका? एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू बताओ मुझे बच्चों। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू अभी पिछले चैप्टर में करवाई थी, 6.022 इंटू 10⁻23। दैट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज इट। यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को। ओके, तो आपको ये एक मेजर फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? डेंसिटी ZM अपॉन A क्यूब NA। ये याद रहेगा सबको। अब इसको अप्लाई करेंगे तो फिर अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा फंडा आपको इस चैप्टर में जो याद रखना है, हम लोग जो क्यूब के टाइप्स पढ़ने वाले, कौन से? हम लोग जो क्यूब के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 3 मेजर वैरायटीज वी आर गोइंग टू स्टडी। ओनली 3 मेजर वैरायटीज। कौन से 3 मेजर वैरायटीज जरा समझना बच्चों। पहला वाला है SCC। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? पहला वाला क्या है? SCC, दैट इज सिंपल क्यूब, दैट इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या फिर सिंपल क्यूब, ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव क्यूब। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्राचीन, एकदम ओल्ड, सादा सिंपल वाला, ठीक है। सेकंड है आपका BCC। सेकंड क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। सेकंड क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और तीसरा ऑफ कोर्स FCC क्या है आपका? FCC है फेस सेंटर्ड क्यूब। तीसरा क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूब। नाउ आई नो आप लोग क्या करते हो जब ये चैप्टर पढ़ने बैठो, या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप पूरा थियरी क्यों नहीं बता रहे हो शुरू से, ये वो। मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीजों पे अपन बात करेंगे, और आपको आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, वो मेरी गारंटी, आप टेंशन मत लो। बट जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो जो बाकी बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा टीचर्स बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बट बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो आपको नहीं करनी। क्या बच्चे क्या कर रहे हैं? SCC, FCC, BCC के डेफिनेशन रट रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर रहे हैं। ये सब आपको CET लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो थियरी के लिए था। बोर्ड्स हो गया, खत्म, भूल जाओ उसको, ठीक है। आपको एक्चुअल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपको डेरिवेशन या कुछ याद रखना है? कुछ भी नहीं। आपको क्या याद करना है? SCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1,
बीसीसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2 और एफसीसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 4। रिपीट करेंगे सारे बच्चे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर एससीसी कितना है 1, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब इट इज 2 and for face centered cube it is 4. That's it. That's all you have to remember from this. Do not waste your time in ratta maroing the theory of these cubes. Nobody expects you to know that at this level now. I hope everybody is understanding what I'm saying. Yes? So please don't waste your time in reading the synopsis and अभी फिलहाल इस पे थीसिस मत लिखो इस चैप्टर पे, ठीक है ना। इंटेलिजेंटली काम करो। 4 ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इन 4 फॉर्मूले के सेट से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इंटेलिजेंट पढ़ाई करो। ओके, तो ये आपको समझ में आया। पहला तो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन कराते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कहां से है, उसकी चिंता मत करो, बट उसको रटने मत बैठो, ठीक है ना। उस पर टाइम वेस्ट मत करो। समझ में आ रही बात? अच्छा चलो, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको समझ गए 1, 2 and 4। दूसरा फंडा है ए और आर का रिलेशन। क्या है दूसरा? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या था मुझे बताओ, ए क्या था बच्चा लोग? ए वॉज एज लेंथ, मतलब क्यूब की साइड की लेंथ था ए। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ पार्टिकल। देखो हर पार्टिकल स्फीयर होता है, ये तो आपको पता है। पार्टिकल क्या, एटम, मॉलिक्यूल, जो मतलब आप जो पार्टिकल की बात कर रहे हो, जो एटम्स हैं वो क्या है, वो स्फीयर्स हैं। स्फीयर का अपना एक रेडियस होगा, यस और नो। तो ये जो है वो आपकी लेंथ है, एज की लेंथ है, और आर क्या है आपका? रेडियस है। आर क्या है आपका? रेडियस है। और इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो आपको यहां पे पढ़ना है ना, ठीक है। तो अगर आपको वो ए और आर का रिलेशन पूछ रहा है, अगेन फॉर सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब, you have to remember the 3 formulae. For SCC, for simple cube, A is equal to 2R. Repeat करेंगे सारे बच्चे। For SCC, A is equal to 2R. For BCC, body center cube, A is equal to 4 by root 3R. For body center cube, it is 4 by root 3R. And for face center cube, A is equal to root 8R. root 8 को आप 2 root 2 भी लिख सकते हो। For face center, A is equal to root 8R. सिंपल। तो ये आपको 3 सेट ऑफ छोटे से वैल्यूज जो है वो याद रख लेने। एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूब इट इज 6, फॉर बॉडी सेंटर क्यूब इट इज 8, एंड फॉर फेस सेंटर क्यूब इट इज 12। इज दैट अंडरस्टूड? डिड एवरीबॉडी गेट दिस? टेल मी यस और नो। यस। अच्छा एक काम करो, अपनी नोटबुक में आप ये पूरा लिख लो सब बच्चे, और थोड़ा सा इसमें ना एक चीज और ऐड भी कर लेते हैं, छोटी सी चीज जो आपको फैक्चुअली शायद वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में, तो वो भी अपन ऐड कर लेते हैं। एंड दैट इज जस्ट द परसेंटेज ऑफ पैकिंग। ये आई एम श्योर सबको आता है, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं आपको। क्या है? परसेंटेज ऑफ पैकिंग। सिंपल क्यूब में कितना परसेंट पैकिंग होता है बच्चों? इट इज 52.4%। फिर सिंपल क्यूब में कितना परसेंट पैकिंग होता है? 52.4%। बॉडी सेंटर में कितना परसेंट पैकिंग होता है? 68%। और फेस सेंटर में कितना परसेंट पैकिंग होता है? 74%। ठीक है, फिर से देख लो परसेंटेज पैकिंग सिंपल क्यूब का 52.4 या 52 लिखा तो भी बहुत है, राउंड ऑफ करके आप 52 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 52 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू, 0.4 लिखने की जरूरत नहीं है। 52, 68 एंड 74 सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब का परसेंटेज पैकिंग। एवरीबॉडी रिपीट, कितना है? 52, 68 एंड 74। अब अगर कुछ लोग ये सोच रहे कि सर आप ये वैल्यूज क्यों रटने को बोल रहे हो, तो फिर से बता रहा हूं, देयर आर टीचर्स हु आर मेकिंग दिस मिस्टेक एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग दिस मिस्टेक कि अभी आप जब सीईटी कर रहे हो तो वो आपको ये 52% कहां से आया वो पूरा डिराइव करने बैठ रहे हैं, 68% कहां से आया वो पूरा डिराइव करने बैठ। वो डेरिवेशन मैंने सिखाया है, बोर्ड के वक्त मैंने भी सिखाया है, ना नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको उस डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यू डायरेक्टली लर्न करनी है, वो आपको एमसीक्यू में आने वाला है। आपको वैल्यू को अप्लाई करना है क्वेश्चन में,
Is everybody understanding what I'm saying? So please don't be fools and waste your time on such these derivations and other what do you say long answers right now. ठीक है, ये जो 4 मैंने चीजें लिखवाई हैं इसमें से मेजॉरिटी चीजें अभी अपन आपके सामने सॉल्व करेंगे. चलो लिख के ले लो फटाफट ये सब. कुछ ऐसे फैक्चुअल चीजें जैसा मैंने आपको कहा इस चैप्टर में से आपको एग्जाम्पल्स या फिर डायरेक्ट जो फैक्चुअल 1-2 क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल्स के या कुछ कंपाउंड्स के नाम वगैरह वो पूछे जाएंगे, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर डायरेक्टली जंप करते हैं अपन क्वेश्चंस पे. तो सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन अमॉर्फस होते हैं 2 टाइप्स के. कौन से होते हैं? एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमॉर्फस, है ना. ये तो पता होना चाहिए सबको, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस 2 टाइप होते हैं. अगर 2 क्रिस्टल्स के सेम स्ट्रक्चर है, 2 अलग अलग कंपाउंड के 2 और मोर सब्सटेंसेस के सेम स्ट्रक्चर है तो क्या आइसोमॉर्फस होगा. 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम स्ट्रक्चर है तो क्या होंगे? वो आइसोमॉर्फस होंगे. और एक ही कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर है तो उनको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फस. एक ही कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे तो उनको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? पॉलीमॉर्फस. और ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रोप्स. यहां पे स्पेलिंग गलत है, ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स. अब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में एलोट्रोप्स के बारे में एक मेंशन किया था कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं. कौन से बता सकते हो? कार्बन के 3 एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन. राइट? ओके, बढ़िया. एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लो. आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल जो है वो लर्न करने हैं. आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम एग्जाम्पल दिए. यहां पे मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सेम टू सेम एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी है. ठीक है, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, NaFMgO ये दोनों आइसोमॉर्फस है. NaNO3 CaCO3 ये दोनों आइसोमॉर्फस है. K2SO4 K2SeO4 ये दोनों आइसोमॉर्फस है. Cr2O3 और Fe2O3 ये भी आइसोमॉर्फस है. बट इसमें है एक्सेप्शन. क्या है एक्सेप्शन? क्या है एक्सेप्शन? NaCl और KCl आप एक्सपेक्ट करोगे कि आइसोमॉर्फस होने चाहिए, लेकिन दे आर नॉट आइसोमॉर्फस. NaCl KCl आइसोमॉर्फस नहीं है. ये एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? NaCl KCl नॉट आइसोमॉर्फस. बाकी आपको पता है पॉलीमॉर्फस मैंने बता दिया, एलोट्रोपी भी बता दी. इसमें क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में मेजर एक डिफरेंस होता है एनाइसोट्रोपी. मेजर डिफरेंस क्या होता है? एनाइसोट्रोपी. जब प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपी. क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी अगर डायरेक्शन के साथ, कोई प्रॉपर्टी अगर डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रोपी. और अगर डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही उसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रोपी दिख रही है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या दिख रही है? एनाइसोट्रोपी. और अमॉर्फस सॉलिड में क्या दिखेगा? आइसोट्रोपी. बात समझ में आई? अमॉर्फस सॉलिड में डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी. क्लियर? नेक्स्ट लाइन यहां पर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अमॉर्फस सॉलिड्स आर एक्चुअली नॉट सॉलिड्स, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स. क्या है? अमॉर्फस सॉलिड्स आर एक्चुअली सुपर कूल्ड. सब लोग रिपीट करेंगे. दे आर नॉट सॉलिड्स, दे आर व्हाट? सुपर कूल्ड लिक्विड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड. मतलब वो रियल सॉलिड है ही नहीं ना. ठीक है. ग्लास को हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं अमॉर्फस सॉलिड का. ये भी सबको मालूम है. ग्लास को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. यस. एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए. फिजिक्स में सबने पढ़ा है. कितना होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये पूछते हैं आपको केमिस्ट्री में भी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या वैल्यू याद है सबको? कितनी है? फिजिक्स में पढ़ा होगा आप सबने. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आता है 1.5. कितना आता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5. ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. ओके. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में से निकाल दी गई है, बट कई बार सीईटी में क्वेश्चन में आ जाती है क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में, आज से 3-4 साल पहले जो टेक्स्ट बुक होती थी ना पुरानी वाली, उसमें से उठा के यहां पे डाला हुआ है. बट ये कई बार एक्स्ट्रा में वो पूछ सकता है.
कि अगर आपको ग्लास को कलर देना है तो कौन से एलिमेंट डालने हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ग्लास को कलर देना है, अगर ग्लास को, कांच को रेड कलर करना है तो आप क्या डालोगे उसमें, गोल्ड और कॉपर। रेड कलर का डालना है, रेड कलर देना है ग्लास को तो कौन सा एलिमेंट यूज करोगे, गोल्ड और कॉपर। ब्लू करना है तो यू विल यूज कैल्शियम और कॉपर का ऑक्साइड। येलो करना है तो ये यू क्या है वैसे, बाय द वे यू क्या है, यूरेनियम। यू क्या होता है, यूरेनियम होता है ऑफ कोर्स, है ना। और ग्रीन करना है तो आप सोचोगे येलो ग्लास क्या रेडियो एक्टिव होती है क्या, नहीं, यूरेनियम का ऑक्साइड फॉर्म है, ठीक है, वो भी स्टेबल आइसोटोप का, ठीक है ना, स्टेबल आइसोटोप का वो ऑक्साइड फॉर्म। टाइप्स में सिर्फ नाम याद कर लो, दैट्स इट, सिर्फ नाम याद करने, और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अगेन सारे नहीं रट रहे हैं, डोंट वरी, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, जैसे कि कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तीनों तो क्या है, ये तीनों क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, कोवैलेंट सॉलिड्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इनको हम लोग जायंट सॉलिड भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, जायंट सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है इनको, राइट। ओके, आपका जो फुलरीन है, फुलरीन के बारे में अगेन एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि फुलरीन से आपका सुपर कंडक्टर बनता है। क्या बनता है फुलरीन से, फुलरीन पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, सुपर कंडक्टर बनाता है। ये नाम जरूर सुना होगा सभी बच्चों ने, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स। अगेन दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बाय द वे, these are points taken from the old syllabus. ओके, टोटल कितने टाइप के ब्रावे लटाइसिस होते हैं, 14 डिफरेंट टाइप्स। ये अगेन सीधा फैक्चुअल चीज है, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रावे लटाइसिस होते हैं। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रावे हैड गिवन अस दीज 14 टाइप्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लटाइसिस हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। डू यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, सारे रट्टा नहीं मारने हैं। आपको फोकस किस पे करना है बच्चा लोग, कौन से वाले पे फोकस करना है, मैंने मार्क किया आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक। ये मैंने तीनों आपको डिटेल में बताया अभी, प्रिमिटिव क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब। समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 को आपको भूलना नहीं है, ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। यस, पैकिंग के बारे में मैंने आपको जो चीजें याद रखनी थी ऑलरेडी बता दी। बाकी आपको ये 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन ये सब फालतू में लर्न करने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम विद ऑल दिस, ठीक है। 2 टाइप के वॉइड नाम, 2 टाइप के वॉइड के नाम सबको मालूम है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर नहीं आते तो सीख लो, 2 सेकंड लगेगा। 2 टाइप के वॉइड्स, वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह। 2 टाइप के वॉइड के नाम कौन से हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन से बच्चा लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यस, टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर्स इन्वॉल्व हैं, 4 स्फीयर्स इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए कितने स्फीयर्स इन्वॉल्व है, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने के लिए कितने स्फीयर्स इन्वॉल्व है, 6। इंपॉर्टेंट बात समझ आ रही है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाने के लिए 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए 6 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व। दैट इज one simple point that you have to remember. Secondly, one thing that we'll add in the formula sheet में एक एक्स्ट्रा लास्ट एक पॉइंट ऐड कर लो, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए, कितने, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ tetrahedral voids will be equal to 2n. For n particles tetrahedral voids कितने होंगे बच्चों, 2n। अच्छा, इसको लिखोगे कैसे, इसको आप ऐसा लिखोगे, void tetrahedral, ऐसा VT, समझे, tetrahedral void ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। कितने होंगे, 2n।
फिर आएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n, है ना, ऐसे लिखू VO, समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हुए बच्चा लोग, ऑफ कोर्स द आंसर इज 3n, 2n टेट्राहेड्रल, n ऑक्टाहेड्रल, टोटल कितने हो गए। यानी कि अगर आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं तो 300 वॉइड होने चाहिए टेक्निकली, समझे बात को। उसमें से 200 टेट्राहेड्रल होंगे और 100 ऑक्टाहेड्रल होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को, बोलो यस और नो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया बच्चों, सेम फॉर्मूला मैंने करवाया ना, डेंसिटी इज Zm अपॉन A³ Na, मैंने हर एक टर्म भी आपको लिखवा दिया, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन A एंड R, नंबर ऑफ एटम्स, ये सारी चीजें हमने एज इट इज लिख दी, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने लिखा, राइट। तो इस तरह के, और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जो है डिफेक्ट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो हम लोग सीधा अभी क्वेश्चंस में ही साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सीधा हम लोग एक एक करके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चों विद योर रेडियस वाला जो टेबल है ना, आर प्लस और आर माइनस के रेशियो वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो वो अपन साथ में डिस्कस कर लेंगे, बट डोंट सिट एंड लर्न दोज वैल्यूज बाय हार्ट। दीज 5 थिंग्स ओनली जो मैंने अभी दिए हैं, इसमें से ही आपका ये पूरे चैप्टर का सब कुछ आएगा, बस उतना ही ध्यान दो, ओके। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्मल एनर्जी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस कैसा है, लो, हाई, हायर देन लिक्विड, मॉडरेट, वेरी हाई। क्या होता है थर्मल एनर्जी, पहले ये बताओ थर्मल एनर्जी क्या होता है, पहले ये बताओ। जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बच्चा लोग, उसकी अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, यस। थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होती है यहां पर, आपकी इंटरनल एनर्जी। और अगर पार्टिकल्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल्स में क्या है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तो ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, सही है ना। जितना डिसऑर्डर होगा उतनी एनर्जी हाई होगी, सही बात है। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, कि एंट्रोपी यानी केओस यानी डिसऑर्डर जितना जाए ज्यादा, उतना ही ज्यादा एनर्जी है, बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वाइट लो, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सबको समझाइए, यस, सिंपल है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अमॉर्फस सब्सटेंस के बारे में बताओ। चलो, अमॉर्फस सब्सटेंस डू नॉट मेल्ट, पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट इंस्टेंटली, या मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर रेंज। तो सबसे पहले ये बताना बच्चों कि अमॉर्फस सब्सटेंस का एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, सबसे मेन एग्जांपल अभी बताया था ना, ग्लास। ग्लास को कभी आपने ऐसा देखा है कि जैसे वो हीट किया वो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, ऐसा होता है कि पहले वो सॉफ्ट होता है, फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं, फिर जाके वो मेल्ट होता है, ऐसा होता है। क्या लगता है, ग्लास को मेल्ट होते हो तो देखा होगा ना आपने, कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है, शार्प मींस फिक्स्ड, शार्प का मतलब फिक्स्ड। क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अमॉर्फस में बच्चों, अमॉर्फस में क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर आंसर क्या होगा बताओ, अमॉर्फस सब्सटेंसेस मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब जिनको ये नहीं समझा फंडा, उनको बता दूं। जैसे आपको अगर मैं बोलूं आइस, आइस क्या है, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस। आइस क्या है बच्चों, बर्फ। आइस इज क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, आइस इज ऑफ कोर्स क्रिस्टलाइन। सो इसीलिए आपको ये पता है कि इट मेल्ट्स एट व्हाट टेम्परेचर, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब आप ऐसा तो कभी नहीं बोलते हो कि आइस मेल्ट्स बिटवीन 0 एंड 10, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं ना। आप स्पेसिफिक वैल्यू बताते हो ना, फिक्स्ड वैल्यू बताते हो ना, शार्प, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि शार्प, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आप बताते हो। बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन आपने आज तक किसी को ऐसा बोलते हो सुना है, ग्लास मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोलते हो सुना है कभी, नहीं।
पतला कांच होगा जल्दी मेल्ट होगा, मोटा कांच होगा बाद में मेल्ट होगा, सही बात है ना। तो इसीलिए अमॉर्फस का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता और क्रिस्टलाइन का फिक्स टेम्परेचर होता है। ये बात क्लियर हुई। 6th वाला देखो, एनआइसोट्रोपिक आर, कौन से वाले में हम लोगों ने बोला था कि एनआइसोट्रोपी होती, क्रिस्टलाइन में कि अमॉर्फस में? क्रिस्टलाइन में होती है एनआइसोट्रोपी, क्रिस्टलाइन में होती है एनआइसोट्रोपी। क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। जब डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती है तब उसको क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपी। अब कुछ बच्चों को ना ये रटा हुआ है, आप लोगों ने रटने के बाद भी कंफ्यूज तो हो ही जाते हो, तो आपको मैं एकदम बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। सिंपल, आपको समझो मैं बोलूं ये मोबाइल फोन आप ऐसा लेके ऐसा तोड़ के दिखाओ, ऐसा ऐसा फोर्स लगाओ, तो आप तोड़ सकते हो ना। वो यूट्यूब पे आता है ना टकलू, जेरी रिग एवरीथिंग, तोड़ता है ना फोन को, ऐसे देखा है सबने, है ना। तो आपको मैं बोलूं कि इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओ, ये सॉलिड सब्सटेंस है, मेटल का फोन है ये, हाँ मतलब सच में मत तोड़ना, मेरा बहुत नुकसान होगा, बट अगर इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे फ्लेक्स करूं तो ये टूटेगा। ये मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, बरोबर है, सब मानते हो ये बात को। अगर मैं बोलूं ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ सकते हो पतले साइड से, ब्रेक कर सकते हो क्या? नहीं, विच मीन्स डायरेक्शन बदली तो अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड भी बदल गया, सही बोल रहा हूं। बस इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। एकदम इजी, समझ में आया एकदम, अब नहीं भूलोगे। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में डायरेक्शन बदला तो प्रॉपर्टी बदल गई, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। अमॉर्फस में उल्टा है, अमॉर्फस को तुम कोई भी डायरेक्शन में देखो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो 6th वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों? 6th वाले का आंसर आएगा ऑप्शन ए। बाय द वे बता दूं उन बच्चों के लिए जो ब्लाइंडली सीधा, आप लोग गूगल, मैं आजकल बहुत, मेरे को तो नाम भी नहीं पता थे, आधे से ज्यादा बच्चों ने बताया, वो एक topper.com और क्या sharla.com और क्या क्या कुछ तो है वेबसाइट जहां पे आंसर मिलते हैं सब। मैं देखा बच्चे छापते, आप लोग भी छापते होगे, हो सकता है, ठीक है। बहुत जगह पे आंसर्स आपको गलत मिलेंगे, इसका आंसर भी आपको आंसर की में इसी बुक में गलत दिया हुआ है, बाय द वे बता दूं। तो ब्लाइंडली बिलीव मत करो, इसीलिए आपको टीचर की जरूरत है, नहीं तो किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, बट सही है कि गलत है आपको क्या मालूम, और गूगल पे भी सब कुछ है ना। इसका आंसर पीछे बी दिया है, गलत है। आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायमंड में कौन सी बाइंडिंग फोर्स है? क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन। डायमंड में बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? डायमंड कौन से टाइप का क्रिस्टल था? ऑफ कोर्स कोवैलेंट क्रिस्टल था। डायमंड कैसा क्रिस्टल है बच्चों? जायंट सॉलिड है ना डायमंड, कोवैलेंट सॉलिड है ना, तो इसलिए बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या ये बात समझ में आई? इजी लग रहे क्वेश्चंस, जो थियोरेटिकल है वो तो काफी इजी है। डायमंड में जो है वही सिलिकॉन में भी है, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, बोलो हाँ या ना। तुम लोग को पता है ना ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा है? ये भी एक्स्ट्रा लिख के रख लो साइड में। ग्रुप 14 क्या है पीरियोडिक टेबल का बच्चा लोग? क्या है ग्रुप 14? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। हाँ, दैट इज ग्रुप 14 ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन में अगर डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड है तो सिलिकॉन में भी क्या रहेगा? ऑफ कोर्स कोवैलेंट बॉन्ड। 10th का आंसर भी कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ या ना। यस। अगला देखते हैं 15 क्वेश्चन। देखो बच्चा लोग आपके स्क्रीन पे क्या बोलता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस दैट कैन जनरेट द क्रिस्टल बाय रिपीटिंग वर्ड आ गया, स्मॉलेस्ट वर्ड आ गया, आंसर आना चाहिए यूनिट सेल। इसको 5 स्टार करना, यह है क्वेश्चन बड़ा आसान बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं 5 स्टार कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि वो डिफिकल्ट है, इसका यह मतलब है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या आएगा आंसर? ऑफ कोर्स आंसर विल बी 15 का आंसर विल बी यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। करेक्ट, ये बाय डेफिनेशन है बच्चों, ये सबको मालूम है, बोलो हाँ या ना। बढ़िया, चल 20th देखे।
20th क्या बोलता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब कौन सा वाला है? सिंपल या बॉडी सेंटर या फेस सेंटर? सिंपल। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल। ओके, और सिंपल में क्या हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है? अगर याद नहीं है तो स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए, आप सामने से देख लो फटाफट। आपके पास एक क्यूब होगा जिसके कहां पर होंगे पार्टिकल्स? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल्स होंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स, यानी कि इन कॉर्नर्स के ऊपर आपको स्फीयर्स रखे हुए मिलेंगे। यस, इस तरह से। आई एम ड्रॉइंग फॉर योर बेनिफिट। ऑफकोर्स आपको एग्जाम में कोई ड्रॉ हुआ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर को मार्क करो और आगे बढ़ो। आंसर होगा बॉम्बे, यानी कि बी, कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, 20th का आंसर विल बी बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ क्लोज पैक एटम्स टू ऑक्टाहेड्रल होल्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। सबसे पहली चीज आपको जो सीखने की जरूरत है वो क्या है कि भाई ये HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आखिर होती क्या है? कितने बच्चों को नहीं पता? ये पहली बार सुन रहे हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? सुना है? ठीक है, इट इज द अदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ पैकिंग? बताओ। इट इज एक्चुअली CCP और FCC, है ना? FCC भी बोल सकते हैं इसको, आप क्यूबिक क्लोज पैक भी बोलते हो इसको 3D में अगर आप देखो तो। ठीक है, HCP बोलते हैं इसको हम लोग। बट इसमें आपके टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया था बच्चों, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यस, दिस इज व्हेन पैकिंग इज क्रिएटेड इन 3 डायमेंशन। क्या होता है? पैकिंग इज क्रिएटेड इन 3 डायमेंशन। और मुझे बताओ, फॉर n पार्टिकल्स हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर? बताओ, मैंने अभी फॉर्मूला दिया था, VO is equal to, यानी number of octahedral voids is 1. Means what is the ratio of number of particles and voids? 1:1. जितने पार्टिकल उतने voids, है ना? देखो ध्यान से क्वेश्चन को, जितने एटम्स उतने ही voids, यानी कि आंसर क्या होगा बच्चा लोग? आंसर होगा 1:1। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? बढ़िया, अगले सवाल पर चलें। क्या बोलता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब FCC पूरे यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है। FCC में पूरे यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं बच्चों? 4। मैं लिख भी नहीं रहा, मतलब वो लिख के आपकी इंसल्ट नहीं करनी मेरे को, है ना? इतना तो आप सबको आता ही है, आई एम श्योर। टेबल मैंने याद करवाया, सब लोग ने याद कर लिया टेबल? 1 2 का 4, मतलब सिंपल में 1, बॉडी सेंटर में 2 और फेस सेंटर में 4। यूनिट सेल प्रेजेंट इन AB क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपके डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से उठा के पूछा हुआ है। अब यहां पर आपको स्पेसिफिकली ये जानना है, ध्यान से सुनना। इन 3D पैकिंग, इन व्हाट? इन 3D पैकिंग AB represents AB represents hexagonal close pack structure। समझे क्या बोला मैंने? अगर आप 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो तो हेक्सागोनल क्लोज पैक जो है वो AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट से बनता है। समझ में आई बात? अब जिन लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर क्या करे, रट्टा मारे क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझ लो, 1 सेकंड लगेगा, समझ लो अच्छे से। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई ये एक स्फीयर है, ब्लू वाला जो एक सेंटर स्फीयर है, इसके आजू बाजू में 6 स्फीयर्स लगाए हुए। कितने लगाए हुए बच्चों? 6 स्फीयर्स लगाए हुए हैं। तो इन सब स्फीयर्स के सेंटर को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हेक्सागोन। बात समझ में आई सबको? और इसी को आप बोलते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यस, ये आपको कब देखने मिलता है? जब भी AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया रहेगा तब। इज दैट क्लियर? यस, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। ओके, नाउ आपके दिमाग में 29 क्वेश्चन भी देख लो जरा। अगर 3D अरेंजमेंट की बात हो रही, चलो सारे ही बता देता हूं, ठीक है? 3D अरेंजमेंट एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, आपको याद रहेगा, सारे आंसर्स आप लिख पाओगे।
इन 3D अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, इफ ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कौन सा, इफ ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा तो आप सीधा याद कर लेना कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट से सिंपल क्यूब बनता है। क्या बनता है? प्रिमिटिव क्यूब, सिंपल क्यूब। समझ गए? दूसरा है इफ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कौन सा है? इफ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर, देन यू विल गेट, अभी मैंने बताया ना कौन सा, देन यू विल गेट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और लास्ट, इफ ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कौन सा वाला? ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो यहां पर आपको मिलता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या मिलता है बच्चा लोग? क्या मिलता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा। क्या मिलता है? क्यूबिक क्लोज पैक, ऑल्सो कॉल्ड एफसीसी। क्यूबिक क्लोज पैक और एफसीसी एक ही चीज है। तो अब क्वेश्चन 29 का आंसर इजीली दे पाओगे। क्या आएगा? क्वेश्चन 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूब। समझ गए? अगर ये सेम चीज, अब ये जो मैंने यहां लिखी है ना सिंपल भाषा में, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। 2 पेज पूरा भर के दिया हुआ है और पूरा लंबा चौड़ा डायग्राम के साथ में अरेंजमेंट दिया, पूरा सर चकरा जाएगा। बट ये सिंपल जो मैंने यहां लिखा है ना, इतना याद कर लो, इससे आंसर बन जाएगा आराम से। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड्स पर स्फीयर। क्वेश्चन को देखना, वो आपको कैच क्या है क्वेश्चन में? पर स्फीयर। बताओ एक स्फीयर के लिए कितने टेट्राहेड्रल साइड्स हैं? मैंने क्या बताया? n पार्टिकल के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बच्चों? n के लिए 2n है, तो एक के लिए कितने हुए? सीधा, बस इतना इजी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड्स पर स्फीयर। देखो क्या बोल रहा है वो, पर स्फीयर मतलब एक स्फीयर के बराबर कितने टेट्राहेड्रल साइड्स। अब बता दो आंसर, कोई भी बता देगा। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि 2। सबको समझ में आया? यस और नो? सिंपल ना? फॉर n पार्टिकल्स, देखो आपके लिए सॉल्यूशन भी मैं लिख रहा हूं यहां पे। फॉर n पार्टिकल्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2n। सो फॉर 1 स्फीयर इट विल बी 2। 4 स्फीयर के लिए पूछता तो 8, 100 स्फीयर के लिए पूछता तो 200। बात खत्म। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड, बढ़िया। क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल। क्या? क्वेश्चन 40th। द इंटर मेटालिक कंपाउंड LiAg, लिथियम आर्जेंटेट है ना, एक्चुअली इट्स एन अलॉय ना, लिथियम और सिल्वर का अलॉय हो जाएगा ये। दिस इंटरमेटालिक कंपाउंड crystallizes in cubic lattice in which both lithium and silver have a coordination number of 8. Coordination number of 8. Again मैंने आपको जो टेबल दिया देखो, within 1 second आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कौन से इसका था? क्यूब का। बॉडी सेंटर, आंसर आ गया, खत्म। 1 नंबर। बोलो हाँ या ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका मतलब क्यूब कौन सा? बॉडी सेंटर क्यूब। हाउ इजी इज दैट? टेल मी यस और नो। सो 40th का आंसर क्या आ गया? ऑब्वियसली बॉम्बे, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? अगला सवाल 45th वाला, ध्यान से देखो, बहुत इजी सवाल, एकदम सिंपल, बहुत इजी। क्या पूछता है 45th? द जनरल फॉर्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड दैट क्रिस्टलाइजेस इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। क्या है? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज अ जनरल नॉलेज, एवरीबॉडी नोज दिस। व्हाट इज जिंक ब्लेंड? इसको स्टार मार्क करना। Yes, zinc blend is ZnS. It's actually zinc sulfide. नहीं पता तो याद कर लो। Zinc blend is the other name for क्या? Zinc sulfide, यानी कि ZnS. Yes? Okay. और इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद करना। मैंने इसलिए स्टार मार्क किया है क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल आपको याद करना, और टेक्स्ट बुक में एकदम डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है ये।
ठीक है ना। वैसे अगर आपको जज करना हो तो आप कौन सा वाला बोलोगे बताओ, ZnS के हिसाब से? एक जिंक है एक सल्फर है, बात खत्म हो गई ना, वो तो पता ही है आपको, है कि नहीं? क्या आंसर आ गया? ऑप्शन ए। लेकिन आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग जरा समझ लेना बच्चों। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, 4 positive ions that is zinc and 4 negative ions that is sulfur are or rather exist in one crystal, exist in one body centered cube. कितने? 4 कैटायन और 4 अच्छा मुझे ये बताओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर यहां पर 4 आयॉन्स हैं इसके और 4 आयॉन्स हैं इसके, मतलब टोटल कितने हुए, कितने पार्टिकल हुए? टोटल कितने पार्टिकल हुए बच्चों? 8 हो गए? अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं बच्चों? है ना। तो पर यूनिट सेल आपके 4 कैटायन 4 एनायन हुए, तो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, यस और नो? क्या मैंने ऐसा बोला कि अच्छा ये बॉडी सेंटर क्यूब है या फेस सेंटर है या सिंपल क्यूब, ऐसा बोला मैंने? नहीं ना, मैं तो सिर्फ इतना बोला ये जिंक ब्लेंड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा बोला ना। तो हमारे सिलेबस में 1, 2 और 4 वाले हैं, और भी ऐसे स्ट्रक्चर जो हम नहीं पढ़ रहे ना, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, वो सारे मोनोक्लिनिक, उनमें ज्यादा एटम्स और ज्यादा पार्टिकल्स वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे, तो इसमें अपना ज्यादा बुद्धि मत लगाना बच्चों, ठीक है ना। इसमें 1 यूनिट सेल बोला है, कौन सा टाइप है वो बोला नहीं है, ध्यान से देख लो। आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज 4:4 का रेशियो है ना। रेशियो कितना आ रहा है? 4:4, राइट, विच मीन्स अल्टीमेटली 1:1, विच मीन्स एक ए और एक बी, ए बी, सिंपल है ना। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे या यहां से भी डिराइव कर सकते थे, बात एक ही होगी, समझ गए ना। बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, रेडियस रेशियो वाला जो है ना, वो एक्चुअली आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेडियस रेशियो वाला ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको इग्नोर करो, इसको फालतू में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। सीईटी लेवल पे, हाँ जेई लेवल पे आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है, बट सीईटी लेवल पे इसको नहीं करना है, सो इसको इग्नोर करो। वैसे भी आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, और डिलीटेड पार्ट में भी वैसे भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 क्या बोलता है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूब। क्या बोलता है? सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर क्यूब। सो नंबर ऑफ आयॉन्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी सिंगल NaR। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। फेस सेंटर क्यूब में कोई भी एक सोडियम को पकड़ो, उससे कितने आयॉन्स एक टाइम पे कांटेक्ट में है, बताओ। ओनली एक सोडियम की बात कर रहा है वो, क्वेश्चन को समझना। आंसर बड़ा सिंपल है, और इसको भी स्टार मार्क करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी देखो ध्यान से, और अगर ये आपको NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूब होता है नहीं पता, तो सिंपल सा एक सेंटेंस बता रहा हूं, वो याद रखना, ये नोट कर लेना, ये सेंटेंस आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, नोट। इन NaCl क्रिस्टल, क्या बोला मैंने? इन NaCl क्रिस्टल each sodium is surrounded by 6 Cl minus, and each Cl minus is surrounded by 6 Na plus। समझ गए बात को? ये सेंटेंस ध्यान में रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस लॉजिक से आंसर क्या आया? ऑप्शन सी, बहुत ही सिंपल। NaCl, one of the very popular crystals that are very frequently asked in your exam. I hope this is making sense. बहुत बढ़िया। ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है,
थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, डायरेक्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोलता है क्वेश्चन जरा देखो, 55th वाला, इसको स्टार मार्क करना बच्चा लोग, है ना, थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा आपको। क्या बोलता है देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल, है ना, सोडियम क्लोराइड का अगर यूनिट सेल आपका है तो इनमें से कौन सा वाला एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है, ये बताना है आपको। सी और ए का मतलब क्या, पहले जरा ये समझ लेना, आर सी और आर ए का मतलब क्या बता सकते हो, गैस कर सकते हो एटलीस्ट, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, है ना। अब वो पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड के लिए इनमें से कौन सा वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है, बताइए। तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना इसमें, ऐसा जहां पे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन वहां अटक जाते हो ना। चलो बहुत सिंपल है, आपको एक बार आंसर बताऊंगा तो बोलोगे अरे सर ये तो इजी था यार, हमको सोचना चाहिए था। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, NaCl फेस सेंटर क्यूब बनाता है, ये माना, सही बात है, ठीक है ना। अब मैं तुमको एक फेस दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, एक फेस दिखा रहा हूं, फेस, कोई भी एक फेस पकड़ लो, इमेजिन करो मैं तुमको पूरे क्यूब का एक फेस दिखा रहा हूं, देख पा रहे हो, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना। अब समझो ये मेरा क्लोराइड है, क्या है बच्चों, ये मेरा क्या, ये क्लोराइड, क्लोराइड कॉर्नर पे होगा, ये बात से तो सब लोग अग्री करते हो कि नहीं, क्लोराइड कैसे होगा, क्लोराइड कॉर्नर पे होगा, मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं क्लोराइड, इस तरह से। अब इमेजिन करो, मेरे ड्राइंग में थोड़ा अगर फर्क आया तो ये मत करना, फिर उसमें चिल्लम चिल्ली मत करना, सर ऐसा बनाया वैसा बनाया, मतलब वो एग्जैक्ट साइज में अभी रफली बना रहा हूं। समझो ये है तुम्हारा आर ऑफ एनायन, ये है आर ऑफ एनायन, अग्रीड। सोडियम कहां है, फेस सेंटर पे, सोडियम किधर है, फेस सेंटर पे, यहां पे, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस। बट वो सोडियम ऐसा है ना, फेस सेंटर मतलब वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इस तरह से, समझ गए। तो ये जो आपका एज लेंथ है इसका, ये क्यूब का एज लेंथ जो टोटल है ना, वो किससे बना है, वो सोडियम के डायमीटर, वो सोडियम के डायमीटर और क्लोरीन के रेडियस प्लस रेडियस, इससे बना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं एक फेस देख रहा हूं, एक फेस पे एक सोडियम है पूरा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां सोडियम बड़ा दिख रहा है, मतलब वो मैं बनाने में मेरे फर्क आ रहा है, ठीक है ना, ड्राइंग में, समझ गया। मेरे को इसको स्केल अप बड़ा बनाना चाहिए था, मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। आई होप इतना तो दिमाग लगा रहे हो ना, इसको मुझे बहुत बड़ा बनाना चाहिए, ऐसा इतना बड़ा बनाना चाहिए एकदम, और सोडियम को छोटा बनाना चाहिए था, ठीक है ना, वो समझ गए आप लोग, मेरे पास जगह की कमी है। अब इमेजिन करो मैं ये बोल रहा हूं कि ये सोडियम का सेंटर है, तो ये RC और RC है बरोबर, तो जो A है ना आपका क्यूब का एज लेंथ, वो किसके बराबर है, वो 2 बार RC और 2 बार RA के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझे आप लोग, यस और नो। हाँ, अब आप बोलोगे सर नहीं हमको तो 2 बार RC जैसा ही लग रहा है, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए पूरा, समझे, इस तरह से, ठीक है। सो टेक्निकली ऑन वन एज वन एंटायर सोडियम का आयन जो उसके पूरे डायमीटर के बराबर, वो तो डबल गिनोगे ना आप उसको, ये इसको डबल गिनोगे ना, और 2 क्लोराइड ऐसे कॉर्नर्स के हिसाब से टच हो रहे हैं, मींस A इज इक्वल टू RC प्लस RC प्लस RA प्लस RA, कैटायन और एनायन। सो RC प्लस RA ये जो कंबाइंड है दैट विल बी इक्वल टू A/2। क्या ये बात समझ में आई। क्या ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है, नो, ये आपको थोड़ा अपने दिमाग से करना पड़ेगा, आपको ये अजम्पशन लगा के करना पड़ेगा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो फेस सेंटर क्यूब में सेट हो रहा है, ठीक है। ये सेम लॉजिक जो अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया बच्चों,
क्या आप ये सेम लॉजिक लगा के मुझे क्वेश्चन 60 का आंसर फटाक से दे सकते हैं क्या? चलो देखते हैं आपको ये समझा कि नहीं समझा। क्वेश्चन 60 का आंसर आ गया मतलब समझ में आया, और आंसर नहीं आया मतलब नहीं समझा है। सोडियम क्लोराइड की एज लेंथ 564 है, क्लोराइड इज 181, सोडियम का साइज कितना होगा? चलो बता सकते हो? ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है कि नहीं? तो आपको इसने ढूंढने बोला आर सी, ए बाई 2 कितना हुआ? 564/2 बच्चा लोग, माइनस आर ए यानी कि माइनस 181। समझ गए? ये हुआ ना? वो बोल रहा है 564 पिकोमीटर टोटल एज लेंथ है, उसका आधा करो, उसमें से 181 माइनस करो, आंसर आ गया। बस एकदम तपाक से आंसर आया। क्या आया बताओ? 564 का आधा 282 माइनस 181, which means answer will be 101 पिकोमीटर। आंसर आ गया। अब इजी लग रहा है, अप्लाई करके दिखा तभी। बोलो हाँ या ना? यस, आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 65 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स FCC स्ट्रक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग FCC स्ट्रक्चर कंटेन्स कैटायंस इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स? ओहो, नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कैटायंस जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्लेस्ड हैं? चलो हिंट देता हूं, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया है। हिंट दिया, चलो ZnS, जो अभी हमने जिंक ब्लेंड वाला क्वेश्चन किया ना थोड़ी देर पहले, वो इसी लॉजिक पे बेस्ड था। आप याद करो, मैंने अभी आपको क्या बोला था बच्चों कि ZnS में 4 कैटायन 4 एनायन है, बरोबर है कि नहीं? मुझे बताओ एनायन बड़ा या कैटायन बड़ा? ऑफ कोर्स हमेशा क्या रहता है, जनरली एनायन लार्जर रहता है। ये तो आप बात मानते हो बच्चों। तो देयरफॉर एनायन मेक्स द क्यूब। एनायन क्या बनाएगा? एनायन मेक्स द क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो यूनिट सेल का जो क्यूब है, जो कॉर्नर है, वो कौन बना रहा है? कॉर्नर बना रहा है एनायन। समझ गए? अब थोड़ा दिमाग लगाना, मुझे बताओ कि ये FCC स्ट्रक्चर है। कैसा ये FCC स्ट्रक्चर है ना? तो इसमें सल्फाइड कितने बताएंगे आप लोग? सल्फाइड कितने? तो आप बोलेंगे सल्फाइड 4 होंगे सर, क्योंकि FCC है ना, और सल्फाइड ही तो ये बना रहा है ना। पूरा का पूरा क्यूब को कौन क्रिएट कर रहा है? सल्फाइड क्रिएट कर रहा है ना, इस तरह से, राइट? और इस पे फेस सेंटर भी लगाया हुआ है। और जिंक जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। मुझे बताओ 4 पार्टिकल मींस टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? अब आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए हो, आंसर बता दो। 4 पार्टिकल मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 8। और उसमें से आधे यानी एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट को ऑक्यूपाई कर रहा है। देयरफॉर जिंक के पार्टिकल्स कितने हुए? समझ गए? 4। इसलिए मेरे को 4:4 रेशियो मिला था। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? बढ़िया क्वेश्चन। यस, ओके। बाउंसर तो नहीं जा रहा है किसी को? कुछ समझ में आ रही बातें? जो डायरेक्ट है वो तो समझ में आएगी ही, जो डायरेक्ट नहीं है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। चलो 70th वाला ये आपको लर्न करना पड़ेगा सीधा एग्जांपल्स में से। मैंने आपको कह दिया ऑलरेडी, आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जाम्पल डायरेक्ट दिए हुए हैं वो आपको बैठ के एक्चुअली लर्न करने पड़ेंगे। बट यहां पर आंसर इजी है। बताइए, 70th डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है। बताइए, सब लोग को आना चाहिए। इनमें से कौन सा वाला फेस सेंटर क्यूब है बच्चों? इजी है। क्या है आंसर? कौन सा वाला इसमें से फेस सेंटर्ड क्यूब बनाता है? The answer for this question is actually कॉपर। जिस बच्चे ने आंसर बी दिया सोडियम, इसका मतलब वो पीछे से छाप के आंसर की में से देख के बोल रहा है। सोडियम एक मेटल है। यहां पे जो
जो तीन दिए ना, जिंक, सोडियम और कॉपर, ये तीनों मेटल्स हैं। सीजियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है, बरोबर। पहले तो ये समझ लो, है ना। चलो सारे ही बता दूं क्या तुमको? देखो कॉपर जो है ना वो एफसीसी है। कॉपर क्या है? एफसीसी है। तो तुम्हारा आंसर क्या बता दो? कॉपर, ठीक है। जिंक जो है ना बच्चा लोग, जिंक वो एचसीपी है। क्या है? जिंक एचसीपी, विच मीन्स अगर ये भी 3 डायमेंशन में जाएगा तो एफसीसी बन सकता है। समझा? मैंने क्या क्लियर किया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि एचसीपी ये टर्म जो है वो 2D और 3D दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना, राइट? तो अगर मैं ऐसे सिर्फ एचसीपी बोल रहा हूं तो मैंने क्लियर नहीं किया है कि भाई ये 2D या 3D। हाँ, अगर ये 3D अरेंजमेंट में जाएगा तो एफसीसी जरूर बना सकता है, ठीक है। सोडियम जो है आपका, सोडियम जनरली आपका हमेशा बनाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। क्या बनाता है? हमेशा बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और सीजियम क्लोराइड भी हमेशा बनाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो आंसर आपका क्या है बच्चा लोग? आंसर है कॉपर। एफसीसी का एग्जांपल कॉपर। अगेन पीछे आंसर गलत दिया हुआ है तो उसको ब्लाइंडली कॉपी मत करना। जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक मस्त वाला जेई 2001 का क्वेश्चन, ठीक है। आई नो अपन सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं, बट जेई का एक आधा क्वेश्चन कभी कभी कर लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाए उससे और भी। चलो, एक सॉलिड है AB जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? NaCl जैसा है। कैसा है? NaCl जैसा है, यानी कि फेस सेंटर क्यूब है। ये तो उसने हिंट दे दिया ना आपको, AB सिमिलर टू NaCl बोल दिया, मतलब हिंट क्या दिया बच्चा लोग? यानी कि FCC स्ट्रक्चर है। अब वो बोलता है इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या बोल रहा है? अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस से आपने निकाल दिया क्या? फेस सेंटर्ड एटम्स निकाल दिए। अब मुझे बताओ, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एफसीसी का मतलब है, मतलब सीधा सीधा पता चल गया कि 3D की बात हो रही है। बोलो यस और नो। इससे आपने अज्यूम किया ना कि किसकी बात हो रही है? 3D। 3 एक्सिस कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड, बरोबर। अरे बोलो हाँ या ना। यस। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ए बी में ए को मैं बोल देता हूं कैटायन। ए को मैं क्या बोल देता हूं? कैटायन। बी को मैं बोल देता हूं एनायन। मुझे बताओ कि जो क्यूब है, जो मतलब जो एक्चुअल क्यूब है, वो कौन बनाएगा? बताओ। जो एक्चुअल क्यूब है वो कौन बनाएगा? एनायन बनाएगा। अब जब ये एनायन, ध्यान से सुनना, जब ये एनायन एक्चुअल एफसीसी अकेला बना रहा है तो बी के पार्टिकल कितने हो गए? 4। सीधा सीधा है कि नहीं बच्चा लोग? बी के पार्टिकल कितने हो गए? 4 हो गए, बात खत्म हो गई, है कि नहीं? है ना। अब ए के पार्टिकल कितने हुए? ए के पार्टिकल जो है वो कितने हुए हमारे पास? तो आप बोलोगे सर नॉर्मली ए को अगर मैं फेस सेंटर पे रखता, कहां पे रखता? नॉर्मली ए को इफ आई प्लेस इट एट द फेस सेंटर्स, कितने फेस होते हैं मेरे पास? 6। हर सेंटर पे, हर फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आधा। तो टोटल ए के पार्टिकल कितने हुए मेरे पास? 3 नॉर्मली। बोलो हाँ या ना। ये भी क्लियर है? अच्छा सवाल है। तो नॉर्मली मेरे पास बी के 4 हो गए और ए के कितने हो गए? 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट, उसने ये शर्त रखी कि कोई भी एक एक्सिस पकड़ो और उसके फेस सेंटर के एटम्स निकाल दो। क्या बोला? कोई भी एक एक्सिस पकड़ो और उसके क्या कर दो? फेस सेंटर के एटम्स बाहर निकाल दो। कौन से एक्सिस के निकालने आप बताओ? अगर मैं इस एफसीसी में से कोई भी एक एक्सिस में से निकाल दूं तो इसमें से एक पार्टिकल मिसिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल मिसिंग। तो अब बी के कितने बचे मेरे पास? बी के बचे 3। अच्छा बाय द वे, यहां पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। प्लेस्ड एट फेस सेंटर नहीं, फेस एट ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं। किस पे होते हैं? प्लेस्ड एट ऑक्टाहेड्रल होल्स।
फेस सेंटर पे तो बी रखा है ना, अकेला खुद ही तो है, पूरा का पूरा फेस जो क्यूब है वो कौन बना रहा है, अकेले बी बना रहा है ना। अब समझ गए आप। चलो तो बी के मेरे को मिल गए कितने, 3, बी के मिल गए मेरे को 3 और ए के मेरे को मिल गए ऑक्टाहेड्रल होल्स ना। ओरिजिनली पार्टिकल कितने थे, ओरिजिनली बी थे 4, मींस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने थे 4, विच मींस नंबर ऑफ ए कितने थे 4, यानी कि ए के मेरे पास 4 आ गए, बी के मेरे पास 3 आ गए, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, A4B3। बात समझ में आई क्या, A4B3 इज माई फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड। अगर ये आप एक्सिस पे से नहीं निकालते तो A4B4 बनता, यानी कि AB बनता। समझे कि नहीं समझे, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आप एक्सिस पे से, एक एक्सिस पे से पार्टिकल को नहीं निकालते तो A4B4 बनता, यानी कि फॉर्मूला AB हो जाता, जो कि यहां पर हुआ, ये रहा। जैसे यहां पर था हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करा था, 4-4 का रेशियो था, तो इसलिए AB। वैसे ठीक यहां पर भी आपका बन जाता, बट बिकॉज आपने एक एक्सिस पे से पार्टिकल्स को निकाल दिया तो आपका आंसर बन रहा है A4B3। बात समझ में आई क्या सबको। 25th क्वेश्चन, ये वाला जो है आपका टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आई वुड से बहुत ही हाई चांसेस है ऑफ बीइंग आस्क्ड आपके सीईटी लेवल पे। 5 स्टार करना, वेरी हाई चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड। है बड़ा सिंपल, बट ये टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से हर बार देखने मिलता है, कई बार देखने मिलता है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पे बच्चों, 75th वाला क्या बोलता है वो, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 250 है, सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, फटाक से बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल क्यूब है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑफ कोर्स 1, और वो पूछ रहा है रेडियस। क्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस। रेडियस के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियस के लिए चाहिए आपको ए की वैल्यू, है ना। अगर ए मिल जाएगा तो आप रेडियस निकाल लोगे, और डेंसिटी दी हुई है, मोलार मास दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर आपको पता है। चलो फटाफट इसका कैलकुलेशन करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या था, याद है सबको, Zm/A³ Na। तो A³ क्या हो जाएगा बताओ, मैं A³ को इधर लेके गया, डेंसिटी को इधर लेके आया, A³ क्या हो जाएगा बच्चा लोग, Zm/D × Na बरोबर। Z इज वॉट 1, मोलर मास कितना दिया है 250। मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा ना कि मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, राइट। एटॉमिक मास मोलर मास एक ही बात है यहाँ पे। प्लस 7.2 ग्राम पर सीसी दिया है, और इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एवरीबडी विद मी सो फार, यहाँ पर समझ में आया सबको। तो आपको शॉर्ट में या थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, एक इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, या थोड़ा सा आपको शॉर्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ करके। अब 1.93 तो सब में दिया है, मतलब 1.93 तो आने वाला है, इतना तो पक्का मालूम है अपने को। अपने को मेनली 10 के पावर से कैलकुलेशन करके दिखानी है, समझे। 10 के पावर से अपने को कैलकुलेशन करनी है, ओके। यहां पर देखो अपन राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। इसको मैंने 250 ले लिया, इसको मैंने ले लिया 75, इसको मैंने ले लिया 6, मतलब 7.2 को मैंने 7.5 कर लिया, और उसको 75 कर लिया। समझ गए क्या, ऐसा सबको समझा मैंने क्या किया बच्चा लोग। मैंने ये 7.2 को 7.5 किया पहले, और फिर मैंने यहां से एक 10 बोरो करके उसको 75 कर लिया। समझ गए, ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कैंसिलेशन करने में आसानी हो जाएगी। 5 15 जा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 बरोबर, और 5 50 जा बरोबर बोल रहा हूं, समझ में आया। फिर 5 3 जा
5 टेंजा, 5 थ्रीजा एंड 5 टेंजा। एकदम इजी लग रहा है अभी। अब नीचे से 10⁻22 ऊपर गया, नीचे से 10⁻22 ऊपर गया तो -22 हो गया, और ऊपर एक 10 ऑलरेडी बचा था, मतलब 1/18, 3 × 6, देखो 1/18 इंटू 10⁻21, ये तुम्हारा a क्यूब का वैल्यू आया। समझ गए बच्चा लोग? एकदम बढ़िया। अब देखो, थोड़ा इसको इसलिए बोल रहा हूं बार बार, इंटेलिजेंटली करो तो आप लोग इसमें आधा घंटा लगा दोगे। फिर मैं इसको 1000/18 कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? 1000/18। अब मैंने 3 0 इसको दिए तो मेरे को यहां पे 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे। समझ गए? 21 को मैंने 3 0 और ले लिए ना यहां से, यहाँ पे ऑलरेडी -21 था, मैंने 3 0 और बढ़ाए तो मेरे को इसको भी 3 0 देने पड़ेंगे। समझ गए? अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो बताता हूं ऐसा क्यों किया। देखो भाई, तो अब a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इजीली, a की वैल्यू मिल जाएगी क्यूब रूट ऑफ, समझे? a की वैल्यू मिल जाएगी क्यूब रूट ऑफ। और 1000/18 आप सबको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर इन 1 किलोग्राम, ये वैल्यू सब बच्चों को मालूम होनी चाहिए एट सीईटी लेवल। कितनी होती है? अगर मालूम नहीं है तो लर्न कर लो। कितनी होती है? 1000/18 इज 55.55। समझ गए? तो क्यूब रूट ऑफ 55.55 इंटू 10⁻24, ये आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यूब रूट ऑफ 55.55 इज 3.8 इंटू 10⁻8, -24 का, ये 24 का क्यूब रूट, 24 डिवाइड बाई 3 इज 8, है ना? ये हो गया आपका 3.8 इंटू 10⁻8। और r की वैल्यू आप सबको मालूम है, सिंपल क्यूब के लिए इज a/2, मैंने फॉर्मूला शीट लिखवाई है। तो 3.8 डिवाइड बाई 2 और इंटू 10⁻8, यानी कि वैल्यू आएगी 1.9 इंटू 10⁻8। नाउ हियर कम्स द कैच, व्हाट इज द यूनिट दैट आई एम गोइंग टू यूज? एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर? चेक, डेंसिटी मुझे किस यूनिट में दी हुई है बच्चों? ग्राम पर cm क्यूब में दी है, एंगस्ट्रॉम में तो दी नहीं है ना? तो इसलिए यहां पर मेरा बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। मेरा आंसर क्या आ गया बताओ? आंसर आ गया ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि बी। ये टाइप का क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके सीईटी लेवल पे। और ये मैं पक्का बता रहा हूं कि इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया तो कुछ इसी तरीके का आएगा। बी और डी एक्चुअली सेम है। हाँ, बी और डी एक्चुअली उन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। बी और डी उन्होंने सेम आंसर, सेम ऑप्शन छापा है, एग्जैक्ट सेम ऑप्शन छापा है, देख लो। ठीक है, तो एक को आप चेंज कर लेना, ठीक है ना? किसी एक को आप चेंज कर लेना, डी को आप चेंज कर लेना, वो रॉन्ग है, ऐसा बोल देना। वैसे है सेम ऑप्शन छापा हुआ। हाँ, ठीक है। रेडियस रेशियो जैसा मैंने बताया 80th वाला फिर से छोड़ दो, रेडियस रेशियो नहीं करना है। रेडियस रेशियो वाला आपको क्वेश्चंस नहीं करने, उसको इग्नोर करो। (82) अगेन एक बहुत ही टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर दैट हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड। इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो जिसकी टाइप रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज अगेन वन ऑफ द टाइप्स। 82 का क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़ो, उसको समझो। टेक 10 सेकेंड्स, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को एक बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा और बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। आप एक बेसिक क्यूब बना लो, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना सभी बच्चों। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो प्लीज पार्डन मी। अच्छा बताओ, ए, बी और सी, मैं तीनों को अलग अलग कलर से बना के दिखाता हूं आपको। ए को कहां पे बनाना है बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो। ए को कहां पे बनाऊं? तो आप बोलोगे सर ए को कॉर्नर्स पे बनाओ। ए को कहां बनाएंगे? तो ये जो मैं कॉर्नर्स पे बना रहा हूं वो क्या है? ए है, ब्लैक कलर से, ठीक है ना? बी को कहां बनाना है? बी को बॉडी, आई थिंक बी को कहां बनाना है? बी को बॉडी सेंटर पे बनाना है ना? बी को समझो मैंने बॉडी सेंटर अंदर यहां पे बना दिया, बी को मैंने सेंटर में बना दिया।
ठीक है ना। और सी को कहां बनाना है बच्चों, एज सेंटर, ये यहां बनाओ, देखो एजिस के सेंटर पे, समझ गए, हर एज के सेंटर पे बना रहा हूं, समझ में आ रही बात। अब मुझे आप बताओ कौन से एटम का कितना कंट्रीब्यूशन, आंसर आ गया, बताओ ए कितने होंगे, तो बोलोगे सर ए कॉर्नर पे है, 1/8 इंटू 8 होते हैं, कॉर्नर पे क्या होता है, हमेशा कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 1/8, मतलब टोटल कितना हुआ बोलो 1, इजी। बी कितने हैं तुमको दिख रहा है, किसी अंधे को भी दिखेगा, कितने, एक ही है ना, बी तो एक ही है अपने पास, ठीक है। सी कितने हैं, टोटल एजिस कितने हैं क्यूब के, 12 एजिस है, और हर एज पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है बच्चों, 1/4 होता है, 1/4, यानी कि आंसर होगा ये 3, मतलब तुम्हारे पास ए 1 है, बी 1 है, सी 3 है, यानी ए बी सी 1:1:3 मींस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल, बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या, बढ़िया। क्वेश्चन 90, मैंने कहा था डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन, देखो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके पक्की बात है कि वो एक डेंसिटी या रेडियस वाला एक टाइप का आएगा, दूसरा ये आएगा फॉर्मूला जज करने वाला आएगा, और तीसरा एक आएगा थियोरेटिकल पार्ट में से, लास्ट पार्ट में से, जो डिफेक्ट्स का। ये 3 आप मेरे से लिखित में ले लेना कि अगर इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आता है तो ये 3 वैरायटी में से ही एक आएगा। आप सीईटी के एग्जाम के बाद आके मुझे बोलोगे कि हाँ सर आपने बोला था और वही आया, गारंटी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो 90 क्या बोलता है, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आप बोलोगे सर ये फ्रेंकल डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है ना। तो अपने को 2 मेजर डिफेक्ट्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। एक होता है शॉटकी, एक होता है शॉटकी, और दूसरा होता है बच्चों फ्रेंकल। शॉटकी और फ्रेंकल एक्चुअली है क्या, जरा समझते हैं, छोटे से शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूं। शॉटकी का मतलब होता है कंबाइंड कैटायन एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है, कंबाइंड कैटायन एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब कि एक क्रिस्टल में से एक कैटायन और उसके साथ जोड़ीदार एनायन दोनों गायब हो गए। वैकेंसी का मतलब गायब होना, खाली जगह होना, उसको बोलते हैं वैकेंसी, यस। और हमेशा कैटायन, एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन जाएगा, मतलब सेम अमाउंट में ही जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। लेकिन शॉटकी में डेंसिटी को क्या होता है बताइए, जब लॉस हो रहा है मैटर का, अच्छा यहां पे मैटर का लॉस हो रहा है ना, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। शॉटकी में क्या हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है कि नहीं बच्चा लोग। लेकिन फ्रेंकल में क्या होता है, फ्रेंकल में होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होता है बच्चों, यानी कि सिर्फ जो ओरिजिनल पार्टिकल था ना वो अपनी पोजीशन छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के नई जगह पे आ जाता है। क्या हो जाता है, ओरिजिनल पार्टिकल शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये ऐसा हुआ जैसे तुम्हारी बिल्डिंग में तुम पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, अभी तुम शिफ्ट होकर 3rd फ्लोर पे चले गए, तो क्या तुम्हारी बिल्डिंग में नंबर ऑफ पीपल चेंज हुए क्या, नहीं, तुम्हारी सिर्फ पोजीशन बदली ना, पहले तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, अभी 3rd फ्लोर पे चले गए, ऐसा हो गया। समझ गए बात को। तो यहां पर जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हुए तो डेंसिटी चेंज हुई क्या, बताओ, नहीं हुई। तो इसलिए फ्रेंकल में डेंसिटी चेंज नहीं होएगी और शॉटकी में डेंसिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, अब याद रहेगा एकदम पक्का, कंफ्यूज नहीं होगे, टेंशन नहीं लोगे। शॉटकी में क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, फ्रेंकल में डेंसिटी मेंटेन्ड रहेगी, रिमेन्स द सेम। इजी, बढ़िया। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है ना 95। तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स नाम का चैप्टर देखा है फिजिक्स में, बोर्ड्स के लिए पढ़ा था सबने सॉरी। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चा लोग, सेमीकंडक्टर आएगा। वैसे बाय द वे बोर्ड्स के सिलेबस में ये चैप्टर में से डिलीट कर दिया था, है ना, बट फिजिक्स में तो है ना, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए।
कॉन्सेप्चुअली आंसर दे दो, टेक्निकली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कर लो ना, फिजिक्स में तो आने ही वाला है, तो कॉन्सेप्ट जान लेने में अच्छा ही है ना। सेमीकंडक्टर मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट से बनता है। सबसे पहले क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अच्छा, कौन से ग्रुप 14 एलिमेंट से बनता है? चलो जनरल नॉलेज बता दो, सबको पता होना चाहिए। आईफोन सबको चाहिए, लेकिन आईफोन में चिप कौन सी लगती है पता है ना? हाँ, न्यूज में आता है रोज आजकल, एप्पल सिलिकॉन M1 चिप वाला। मैंने लिया ये नया M1 चिप, है ना, थोड़ा शो ऑफ करो। देखो, तो सिलिकॉन जो है आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट, ठीक है ना, उससे आप क्या बनाते हो बच्चों? उससे सेमीकंडक्टर बनाते हो। कैसे बनाते हो ये सवाल है। तो देखो यार, ग्रुप 14 में मैंने आपको क्या बताए थे, कौन से एलिमेंट्स थे? कहे सीता जी सुनो प्रभु, यस। ग्रुप 13 के कौन से एलिमेंट से बताओ पीरियोडिक टेबल में? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, ये सारे याद करवाए मैंने, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ग्रुप 15 के कौन से एलिमेंट से बताइए? नई, पड़ोसन, ऐश्वर्या, से भी, ब्यूटीफुल, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत बेसिक दिमाग लगाना है, इसमें आपको फिजिक्स में भी हेल्प हो जाएगी। अगर मैं यहां से सिलिकॉन ले रहा हूं, यहां से क्या ले रहा हूं बच्चा लोग? सिलिकॉन ले रहा हूं, और उसके अंदर आर्सेनिक मिक्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आर्सेनिक मिक्स कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए कि कम आ गए? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 5 थे और इसके पास 3 थे। तो अगर मैंने सिलिकॉन में आर्सेनिक मिक्स किया तो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा लाया ना मैंने, बोलो हाँ या ना? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लाया कि पॉजिटिव चार्ज लाया? नेगेटिव चार्ज, तो वो एन टाइप बोल दिया उसको। क्या बोला? एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए? इजी है, इससे आसान नहीं हो सकता, है कि नहीं? अच्छा समझो, मैंने इस सिलिकॉन में गैलियम ले आया। अभी क्या लाया? गैलियम। तो जहां पे मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वहां पे मैंने कितना, कौन सा वाला एलिमेंट दिया? 3 इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, बरोबर। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी, मतलब पॉजिटिव है वहां पे, तो पी टाइप, खत्म, इजी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसका आंसर बताओ बच्चों। एन टाइप बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंप्योरिटी मस्ट बी 5 या 3? 5, खत्म, इजी। कितना? 2 सेकंड लगा आंसर आने को। समझ गए? यही तुमको पी टाइप पूछता तो क्या बोलते आंसर? बॉम्बे, यानी कि 3। सबको समझा? बोलो हाँ या ना? इजी है। अब ये सेम चीज तुम लोग फिजिक्स में भी दिमाग लगा लेना, शायद केमिस्ट्री में ना पूछे, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पे जरूर क्वेश्चन आएगा। तुम लोग का आई थिंक चैप्टर का नाम है मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ऐसा कुछ है शायद फिजिक्स में, है ना, या सेमीकंडक्टर्स नाम से ही होगा चैप्टर। चलो ठीक है, पढ़ लेना उसमें, ठीक है। अब 98 वाले पे बताओ, चलो 98 वाले का आंसर बता सकते हो अभी फटाक से? हैव एक्स्ट्रा, देखो फट आएगा ना आंसर। और यही अगर पी टाइप पूछता तो पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव होल, चार्ज नहीं पॉजिटिव होल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव होल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चा लोग? ठीक है, चलो 100 वाला बताओ, 100 क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? इजी, ये बहुत मजाक क्वेश्चन है यार, क्या है इनमें से कौन सा वाला फेरो में? वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन और क्रोमियम ऑक्साइड। ऑफ कोर्स यार क्रोमियम, क्यों? डी ब्लॉक का मेटल है, आयन है ना। कहां पे आता है? 3D सीरीज में आता है ना क्रोमियम। क्रोमियम इज नंबर 24, मैंगनीज इज नंबर 25, आयन इज नंबर 26, है ना। आयन के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है यार, ऑफ कोर्स क्रोमियम ऑक्साइड, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक? ये तो पता है सबको या नहीं पता है? सच सच बोलना, नहीं मालूम? डायामैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक जिसको आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो, है ना। क्यों बना सकते हो परमानेंट मैग्नेट? ऐसी क्या खास बात है उसमें? This is weakly repelled. This is weakly repelled by magnet. This is weakly attracted by magnet. And this is strongly attracted by magnet. ठीक है ना? ये तो फिजिक्स हो गया,
ये तो फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री क्या बोलती है, ऐसा क्यों है? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा हैं। इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, बहुत सारे। इसमें फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फ्यू हैं, थोड़े से, और इसमें बिल्कुल नहीं है। समझ गए? बोलिए हाँ या ना, बच्चा पार्टी। बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके यहां पर कवर कर लिए इस चैप्टर के। थोड़े से हायर लेवल के भी देख लेते हैं फटाफट, 2-4 क्वेश्चन। और आपके हायर लेवल में भी सेम वैरायटी, सेम टाइप, सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने वाले, ठीक है ना? तो आपको मैंने जब एक चैप्टर यहां पर पढ़ाया तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप इस बुक में से सारे के सारे जो बाकी के क्वेश्चन है वो एटलीस्ट एक बार सिंसियरली अटेम्प्ट करो, टाइमर लगा के अटेम्प्ट करो, तब जाके आप उस बोल सकते हो कि उस चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हुई है, या वो चैप्टर आपका पढ़ के हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सर ने करा दिया और हो गया हमारा, ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो देखिए, कुछ क्वेश्चंस इसमें से रैंडम हम लोग ले लेते हैं। जैसे आयोनिक सॉलिड्स, बताइए आयोनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट, वॉलेटाइल या ब्रिटल? आयोनिक सॉलिड्स की खासियत क्या है? दे आर, क्या बोलता है वो? मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, आयोनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या? जब तक आप उनको मेल्ट नहीं करो या उनको पानी में नहीं डालो, वो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? नहीं। सॉफ्ट भी नहीं होते, वॉलेटाइल भी नहीं होते, वो कैसे होते हैं? हमेशा ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कैसे होते हैं? आयोनिक सॉलिड्स आर ऑलवेज ब्रिटल। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स में जो फोर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 112 कर्नेल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नाम सुने सबने? मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? एक होता है कर्नेल और एक होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सीखो। कर्नेल का मतलब सारे के सारे मेटल आयॉन्स। कर्नेल का मतलब क्या होता है? मेटल आयॉन्स। और सी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को जोड़ के रखने वाले बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। सिंपल, समझे? तो आंसर क्या आएगा 112 का? बताइए, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो रहा है? यस। 115 का आंसर बता दो फिर फटाक से। एटम्स टू होल्स पूछा है, होल्स टू एटम्स नहीं पूछा है, एटम्स टू होल्स पूछा है, और टेट्राहेड्रल होल्स पूछा, मतलब एक एटम के बदले दो है, तो यानी कि आंसर होगा 1/2। n पार्टिकल्स के लिए 2n टेट्राहेड्रल होल्स है, गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से। 119, क्वेश्चन नंबर 119, चलो देखते हैं कौन सॉल्व करता है। टेक 10 सेकेंड्स, फटाफट सॉल्व करो। 119 आना चाहिए सबको ये क्वेश्चन। अगेन इसको आप स्टार मार्क करना, ये टाइप के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन को स्मार्टली करने के लिए आपको क्या दिमाग लगाना है जरा देखना। क्या क्या दिया हुआ है आपको? एफसीसी क्रिस्टल दिया है, मतलब जेड की वैल्यू दी है, इनडायरेक्टली क्या दी हुई है बच्चों? 4 दी हुई है। हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला इस चैप्टर में यही है ना। अच्छी बात तो यह कि इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, तो मुझे अगर m यानी कि मोलार मास मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि 240 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, है कि नहीं? मोलार मास में एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो 240 ग्राम में कितने होंगे? ये बात सही है? तो बस मोलार मास निकालना है, तो डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, है ना, और अपॉन व्हाट? जेड, बराबर। एच, सेल, लेंथ सब कुछ दिया हुआ है ना, तो फटाफट m की वैल्यू निकाल लो। चलो, डेंसिटी कितनी दी बच्चा लोग? 10 ग्राम पर सीसी। ए कितना दिया है? 200 पिकोमीटर, यानी कि 200 इंटू 10⁻⁻12 द होल क्यूब। देखो कितना इजी है। मैं एवोगैड्रो नंबर को 6 इंटू 10⁻23 ले रहा हूं, पहले से ही राउंड ऑफ करके। स्मार्टली करना है, देखो टाइम नहीं वेस्ट करना है इस क्वेश्चन में। और z की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? 4। तो m की वैल्यू क्या आ गई बताओ जल्दी जल्दी?
तो आप बोलोगे सर m की वैल्यू आई 10 इंटू 10⁻36 इंटू 10⁻23, ये 10 के सारे पावर मैंने एक जगह ले लिए, और चलो एक काम करते हैं ना, ये 200 को भी हटा लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो ये 10⁻6 कर लेता हूँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो 200 का जो 2 जीरो था ना, उसको भी मैंने क्यूब कर लिया साइड में डाल के, और 2 क्यूब क्या होता है 8, समझ गए? 8 इंटू 6/4, क्लियर है? तो ये हो गया 12 है ना, ऊपर आ गया 12। और अगर आप देखो 23 और 6 कितने हुए, 29 और 1 10, -36 ना। अच्छा, तो ये अगर मैंने 2 जीरो यहां से हटा दिए थे तो ये -10 हुआ ना, -30, क्योंकि 2 जीरो मैंने पहले हटा दिए थे। तो ये +30 -30 ये ओवरऑल खत्म हो गया, मतलब 12 आपका मोलर मास हो गया। समझ गए? मोलर मास कितना आया? 12। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि 12 ग्राम करेस्पॉन्ड्स टू एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। तो 240 ग्राम में कितना? अरे मजाक, इजी, बताओ। 12 का 240 करने का है, 12 का 24 मतलब डबल, 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻24, मतलब 1.2 इंटू 10⁻25 है ऐसा ऑप्शन? यस, आंसर ऑप्शन सी। मस्त क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया बच्चा लोग? यस, चलो डन। सो यहां तक अपन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने सारे टाइप्स डेफिनेटली कवर कर लिए हैं। यहां पे आपको क्या करना है कि बाकी के जो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के रखे हैं वो आपको पूरे के पूरे एक बार अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, तब जाके आप इस बोल सकते हो कि हाँ आपका ये टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस करके हुआ है।